आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी मोटरसाइकिल की बात करने वाले हैं जिसने पूरे मार्केट में एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। सोचिए, नियम और टैक्स पॉलिसीज को बिल्कुल अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान दीजिए इस स्मार्टली रीडिजाइन 2026 ट्रायम्फ स्पीड 400 पर। इस चर्चा में हम एक-एक करके उन सारे पहलुओं को समझेंगे कि कैसे इस मॉडल ने एक शानदार इंजीनियरिंग और स्मार्ट टैक्स स्ट्रैटेजी का बेहतरीन बैलेंस बनाया है। ये एक ऐसी कहानी है जहां नंबर्स, मैकेनिक्स और एक आम राइडर की ज़रूरतों को एक साथ रखकर एक ज़बरदस्त उत्पाद तैयार किया गया। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर स्पीड 400 नाम की इस मोटरसाइकिल में सिर्फ 349 सीसी का इंजन क्यों दिया गया है। दरअसल सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 लागू हुआ। उस नियम के मुताबिक 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स को लग्जरी आइटम मानकर उन पर सीधे 40% टैक्स लगा दिया गया। अब यहाँ ट्रायम्फ ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने इंजन को थोड़ा सा छोटा करके 349 सीसी कर दिया, जिसकी वजह से ये बाइक वापस 18% टैक्स ब्रैकेट में आ गई। जरा सोचिए, 40% और 18% के बीच का अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है। इस एक कदम ने एंट्री लेवल प्रीमियम मार्केट का पूरा गेम ही बदल दिया। खरीदने वालों को फायदा ये हुआ कि एक प्रीमियम बाइक काफी सस्ते में मिलने लगी और ब्रांड ने अपना आइकॉनिक 400 नाम भी बरकरार रखा। स्मार्ट है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि इंजन का आकार आखिर कम कैसे किया गया। ये स्लाइड बहुत कुछ क्लियर कर देगी। टेबल के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सिलेंडर का स्ट्रोक 64 मिलीमीटर से घटाकर 56.1 मिलीमीटर कर दिया गया है। इस इंजीनियरिंग बदलाव के नतीजे में पावर 40 पीएस से थोड़ी कम होकर 37 पीएस हो गई है और टॉर्क 37.5 एनएम से घिरकर 32 एनएम पर आ गया है। ऑन पेपर देखने में शायद लग सकता है कि यार इंजन तो कमजोर हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यहीं पर तो इंजीनियरिंग का असली जादू शुरू होता है, क्योंकि नंबर्स हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। स्ट्रोक छोटा करने का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि ये इंजन अब एक ओवर स्क्वायर इंजन बन गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिलेंडर की चौड़ाई यानी बोर उसकी लंबाई यानी स्ट्रोक से ज्यादा है। इस डिज़ाइन से होता यह है कि इंजन का कैरेक्टर बहुत ही रिस्पॉन्सिव और बिल्कुल रेव हैप्पी हो जाता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 50 सीसी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन इस मैकेनिकल बदलाव के कारण इंजन में एक स्प्रिंटर जैसी फुर्ती आ गई है। तेज़ी से आरपीएम बढ़ता है और जैसे ही थ्रॉटल खुलता है, चलाने का वो मज़ेदार फील बिल्कुल वैसा ही रहता है, या मैं तो कहूँगा शायद पहले से भी थोड़ा ज़्यादा लाइवली फील होता है। इंजन जल्दी से रेड लाइन की तरफ भागता है, जो सच में राइडिंग को और भी मज़ेदार बना देता है। और अगर इंजन छोटा होने की वजह से किसी के मन में परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा सा भी शक है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। गियरिंग रेशियोज को इस तरह से रिवाइज किया गया है कि ऑन रोड पावर की कमी बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। ये बाइक 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बिल्कुल 3.1 सेकंड्स में पकड़ लेती है। ये नंबर बिल्कुल पुराने 400 सीसी मॉडल के बराबर है। ये है कमाल की इंजीनियरिंग। छोटे इंजन के बावजूद एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का भी नुकसान नहीं हुआ। इसका स्लिक 6 स्पीड गियरबॉक्स और वो मजबूत लो टू मिड रेंज ग्रंट आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं, चाहे हाईवे पर किसी को ओवरटेक करना हो या सिटी में आगे निकलना हो। हाईवे की बातें तो बहुत हो गईं, लेकिन सच बताइए, हम सबको डेली सिटी की भीड़-भाड़ और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से तो गुजरना ही पड़ता है। भीड़ में बार-बार क्लच और एक्सेलरेशन लेने से थकान होना बिल्कुल आम बात है, पर नए राइडर्स और रोजाना दफ्तर आने जाने वालों के लिए इस मोटरसाइकिल में एक बहुत ही स्मूथ राइड बाय वायर थ्रॉटल दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से थ्रॉटल का रिस्पॉन्स बिल्कुल सटीक और एकदम जर्क फ्री यानी बिना झटके वाला होता है। चाहे कितना ही रुक रुक कर चलना पड़े, ये राइड बाय वायर सिस्टम एक बहुत ही आरामदायक सफर का वादा करता है। और चलिए देखते हैं ये बाइक एवरीडे सेफ्टी और कन्वीनियंस में कैसी है। सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे टॉप टियर फीचर्स हैं। ये फीचर्स इसलिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि बारिश में या खराब रास्तों पर अचानक ब्रेक लगाने पर ये पहिए को फिसलने से रोकते हैं। रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए ब्राइट ऑल एलईडी लाइटिंग दी गई है, जो काफी प्रीमियम लगती है। और आजकल की डिजिटल दुनिया के हिसाब से इसमें एक कन्वीनियंट USB-C चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है, यानी लंबे सफर पर नेविगेशन यूज करते वक्त फोन बैटरी डेड होने की कोई टेंशन ही नहीं। अब देखिए, टेस्ट राइड्स और स्पेक शीट्स पढ़ना एक बात है, लेकिन असली रियलिटी तब सामने आती है जब कोई मोटरसाइकिल को रोजाना महीनों तक चलाता है।
तो आखिर लंबा समय गुजरने के बाद इस बाइक को ओन करने का रियल एक्सपीरियंस कैसा है? राइड क्वालिटी और कंफर्ट पर लॉन्ग टर्म ओनर्स का क्या कहना है? चलिए उन लॉन्ग टर्म रिव्यूज की तरफ चलते हैं जो हजारों किलोमीटर के सफर के बाद उभर कर सामने आए हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो राइडर्स ने इसके कंफर्ट की जमकर तारीफ की है। राइडर और पिलियन दोनों के लिए सीट कुशन काफी शानदार और लंबे सफर के लायक बनाया गया है। भारत की सड़कों और गड्ढों को ध्यान में रखते हुए पीछे का 120 ट्रैवल वाला मोनोशॉक राइड को काफी नरम बनाता है और इसका वजन सिर्फ 179 किलो है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में हैंडलिंग बहुत फुर्तीली यानी निम्बल महसूस होती है। एक और पॉइंट जो सामने आया वो है इसका पिच ब्लैक पेंट। जहां दूसरी बाइक्स का काला रंग धूप में हल्का पड़ने लगता है, वहीं इस बाइक का प्रीमियम पेंट लंबे अरसे बाद भी बिल्कुल नए जैसा चमकता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, कोई भी मशीन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। हमारे इस विश्लेषण का मकसद पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना है, इसलिए उस प्रॉब्लम की भी चर्चा करनी जरूरी है जिसका सामना कई ओनर्स ने किया है, और वो है लो स्पीड पर इंजन का अचानक स्टॉलिंग यानी गाड़ी का बंद हो जाना। जब आप ट्रैफिक में यू टर्न ले रहे हो या स्पीड बहुत कम हो, तब इंजन का इस तरह बंद हो जाना थोड़ा बैलेंस बिगाड़ सकता है। ये एक ऐसी क्वर्क है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हर नए खरीदार को इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस स्टॉलिंग इश्यू का एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान मौजूद है। अगर इंजन स्टॉलिंग की दिक्कत आती है तो उसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आजमाया जा सकता है। सबसे पहले सर्विस सेंटर पर जाकर एक ECU अपडेट और थ्रॉटल बॉडी अच्छे से क्लीन करवाएं। दूसरा स्टेप, इंजन ऑयल को बदलकर प्रीमियम ग्रेड जैसे मोटूल 7100 10W50 का इस्तेमाल करें। और आखिर में हाई ऑक्टेन फ्यूल जैसे XP95 डलवाना शुरू करें। एक ओवर स्क्वायर इंजन के लिए ये बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि ये बेहतर कंबशन देता है। ये छोटे बदलाव इस समस्या को लगभग पूरी तरह खत्म कर देते हैं और बाइक एकदम फ्लॉलेसली चलती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप नई गाड़ी लेने वालों के लिए। डिलीवरी लेते वक्त डीलरशिप पर ऑफिशियल सर्विस बुलेटिन 638 के बारे में जरूर पूछें। दरअसल ये बुलेटिन इंजन से आने वाली एक अजीब शिम नॉइस के लिए जारी किया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो कैमशाफ्ट ड्राइव चेन टेंशनर से जुड़ी है। कुछ बाइक्स को फैक्ट्री से निकालने से पहले ही ठीक कर दिया गया है। ये जानकारी होने से नए बायर्स को डीलरशिप पर सही सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि गाड़ी चलाते वक्त शुरुआत से ही ऐसी कोई अनोइंग आवाज ना आए। इनके अलावा कुछ छोटी मोटी और बातें हैं जो ओनर्स ने नोट की हैं, जैसे बारिश के दिनों में पिछला मडगार्ड ठीक से पानी को रोक नहीं पाता, जिससे पानी छिटक कर बाइक और राइडर पर आ सकता है। नीज के पास वाले साइड पैनल से थोड़ी सिल्वर कोटिंग उतरने की भी शिकायत मिली है। और कभी-कभी इंडिकेटर्स के अंदर हल्के पानी की भाप यानी वाटर फॉगिंग जमा हो जाती है। हालांकि इन चीज़ों का परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, फिर भी उम्मीदों को सही रखने के लिए इन क्वर्क्स की जानकारी होना ज़रूरी है। एक सच्चे विश्लेषण में खामियां और खूबियां दोनों बताना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब हम इन सब बातों को मिलाकर देखते हैं तो एक फिगर पूरी कहानी बयान कर देता है। 233 PS पर टन, ये है इस बाइक का पावर टू वेट रेशो। अपने बाकी सभी राइवल्स के मुकाबले जिनका वजन ज्यादा है और पावर कम, ये रेशो साबित करता है कि ये मोटरसाइकिल रोड पर कितनी जबरदस्त और फुर्तीली है। हाँ, इंजन का आकार भले ही छोटा हुआ है, लेकिन जब उसके वजन के अनुपात में पावर देखी जाती है तो ये बाइक सच में बाजी मार लेती है। ये नंबर इस बात की गारंटी है कि राइडिंग के मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और आखिर में आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी इसकी कीमत। इस टैक्स पिवट की वजह से इस 349cc मॉडल की कीमत लगभग 7,000 रुपये कम होकर 2.32 लाख रुपए एक शोरूम हो गई है। तो सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है, कम टैक्स, इतना जोरदार पावर टू वेट रेशियो, टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स और एक प्रीमियम डिजाइन के साथ क्या ये एंट्री लेवल सेगमेंट में आज की सबसे समझदार चॉइस है? इस पर जरूर विचार कीजिए और हो सके तो एक टेस्ट राइड लेकर खुद इस इंजीनियरिंग को महसूस कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे।